हाँ बच्चों देखिए ध्यान से, हम धारा विद्युत में हीट स्टोन सेतु हम पढ़ चुके हैं और उसके आधार पे जो है दो ठो उपकरण तैयार किया गया है। उस उपकरण का नाम है मीटर सेतु और दूसरा उपकरण का नाम है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। बस समझ में आया ना? फिर से समझ लीजिए, हीट स्टोन सेतु के आधार पर दो उपकरण बनाए जाते हैं, एक मीटर सेतु होता है, एक क्या होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो हम तो हीट स्टोन सेतु का रचना, कार्यविधि, सिद्धांत सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे मीटर सेतु, ठीक है। और दूसरा उपकरण जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए हीट स्टोन सेतु क्या होता था उसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हीट स्टोन सेतु को हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। उसमें क्या था, हीट स्टोन सेतु क्या होता है, यह प्रतिरोधों की चार व्यवस्था, माने चार प्रतिरोधों की एक व्यवस्था होती है जिसमें संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है और धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। थोड़ा सा शॉर्टकट में चल रहे हैं। जैसे कि देखिए उन्होंने चार प्रतिरोध लिया था, चार प्रतिरोध लेकर एक समांतर चतुर्भुज की चार भुजा द्वारा उसको निरूपित किए थे, ठीक है ऐसे। और ये बताए थे यहाँ पे प्रतिरोध P, यहाँ पे प्रतिरोध Q, ठीक, यहाँ P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, यहाँ पर S। यहाँ से सेल बनाए थे, ठीक है। एक विकर्ण को सेल से संबंधित किए थे और दूसरे विकर्ण को धारामापी से। धारामापी का प्रतिरोध भी होता है, मान लीजिए R। चलिए हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है ऐसे जी। तो धारामापी में एक सुई लगा होता है। तो हीट स्टोन सेतु अनेकों बार प्रयास करते हुए उन्होंने एक व्यवस्था ऐसा बनाया, कहा यदि P/Q बराबर R/S हो जाता है। हीट स्टोन सेतु हमें क्या बताए थे, यदि P/Q बराबर R/S हो जाता है तो आप बीच में चाहे जितना प्रतिरोध लगाइए, बीच वाले प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहेगा। ये कौन बताया था, हीट स्टोन सेतु ने। तो हीट स्टोन सेतु के जो ये नियम है, इसके आधार पे वैज्ञानिकों ने दो उपकरण बनाए थे, एक मीटर सेतु बनाया था, दूसरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो मीटर सेतु को तो हमें पढ़ना है सिलेबस में और पोस्ट ऑफिस बॉक्स को नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मीटर सेतु यहाँ पे जानते हैं। तो लिखिए मीटर सेतु, लिखिए थोड़ा सा छोटा सा परिभाषा है, लिखिए यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम लोग किसी तार का प्रतिरोध, कोष्ठक में अज्ञात प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध या कोष्ठक में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं या कोष्ठक में अज्ञात प्रतिरोध लिख देना ऐसे। किसी तार का प्रतिरोध के आगे अज्ञात प्रतिरोध ना ज्ञात करते हैं, ठीक। हाँ तो चलिए ये तो परिभाषा हो गया। इसका थोड़ा सा रचना देखिए, इसमें क्या क्या होता है। रचना से पहले परिपथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ परिपथ में क्या क्या होता है फिर उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। हाँ देखिए मीटर सेतु का परिपथ यहाँ पे तैयार हो गया है। इसमें क्या क्या होता है उसको ध्यान सुनिए। सबसे पहले 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार लेते हैं। अब मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार क्यों लिया जाता है उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है, उसको नोट्स में लिख लीजिए। मैग्नीस या कांस्टेंटन का तार क्यों लिया जाता है, पहली बात तो ये मिश्र धातु होते हैं। क्या होते हैं, हाँ या तो इसका तार लेंगे या तो इसका, ठीक है। ये क्या होता है, मिश्र धातु होता है। और मिश्र धातु का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है। मिश्र धातु का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए हम जो है मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार लेते हैं। तो समझ में आया मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार क्यों लेते हैं। पहला यह मिश्र धातु होता है, दूसरा इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ये 2 पॉइंट याद करना।
दूसरी बात, इसमें 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, चाहे मैग्नीक हो या तो कांस्टेंटन का। चलिए अब देखिए, इस तार को जो है, इस तार को संबंधित करने के लिए हम 3 तो तांबे की पंक्ति लेते हैं। तांबे की पंक्ति एक है, तांबे की पत्ती है, और ये भी क्या है, तांबे की पत्ती है, ठीक। और ये भी क्या है, तांबे की पत्ती है। अब तांबे की पत्ती क्यों लिया जाता है उसको भी समझिए ध्यान से। देखिए, तांबा जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। जब विद्युत का प्रवाह करेंगे सेल से, तो आसानी से जो है धारा इसमें प्रवाहित हो सके, मतलब धारा का नुकसान न करे, वोल्टेज की नुकसान न करे, तभी तो होता है। लेकिन तांबे का सबसे अच्छा चालक पदार्थ चांदी होता है, लेकिन मीटर सेतु को बनाने में चांदी का उपयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि वो महंगा हो जाएगा। नहीं समझे क्या? इसलिए दूसरे नंबर पर आता है तांबा, तो हम लोग तांबा का यूज करते हैं, ठीक। तांबे की 3 पंक्ति होती है, ठीक। और मीटर सेतु की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 100 सेमी होती है, 1 मीटर या 100 सेमी, यहाँ से यहाँ तक होती है। तो मीटर सेतु का संबंध जो है तांबे की पंक्ति एक, और यहाँ पे दूसरे तांबे की पंक्ति ये हो गई, और तीसरा बीच में जो धारा मापी होता है, धारा मापी उसमें पढ़े थे ना व्हीटस्टोन सेतु में, ये धारा मापी का कार्य करता है, ठीक है। ये कुंजी होता है, इस पे जो है हम इस पे तार पे इधर से उधर खिसका कर, जैसे ध्यान से समझो, ये जो है कुंजी हो गया, क्या हो गया, हाँ। हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, हम लगा कर चेक करेंगे कहाँ किस बिंदु पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, ठीक। इसको हम लोग जौकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जौकी का काम क्या है कि जैसे इसको उठाए, यहाँ पर लगाए, तो देखिए धारा मापी में विक्षेप होगा, तब इधर लगाते हैं, ऐसे ऐसे चेक करते हैं जिस बिंदु पर जौकी होता है। ये क्या होता है, मतलब जगह जगह पर हम लगा के चेक करेंगे कि धारा मापी पे विक्षेप हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो, तार हो गया, ये तांबे की पंक्ति हो गई, तांबे की पत्ती हो गई, और फिर जौकी हो गया। जौकी में धारा मापी जुड़ा रहेगा, यहाँ पर ऐसे करके हम लोग धारा मापी बना देते हैं, ठीक है। इसी में समझ आया? अब चलो आगे, यहाँ पे एक ज्ञात प्रतिरोध, यह प्रतिरोध ज्ञात रहेगा, ठीक है। और जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसको हम यहाँ पे संबंधित करेंगे, ठीक। एक टाका लगा होता है जोड़ने के लिए, इसमें टाका लगा होता है, तार को ऐसे फंसा देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टाका लगा रहता है, यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर टाका, यहाँ पर टाका, यहाँ पर टाका। टाका क्या काम है, उसमें हम जो है जैसे यहाँ पे धारा मापी को मतलब फंसा दिए, यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध वाला तार जो है उसको हम यहाँ पे संबंधित कर दिए, ठीक है। ये टाका का काम है। अब बचा क्या है, सेल है। सेल का काम है धारा प्रदान करना। सेल का क्या काम है? हाँ, धारा प्रदान करना। ये क्या है, कुंजी है। कुंजी में ध्यान दीजिए, अगर ऐसे है तो इसको हम खुला कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, खुली कुंजी। खुली कुंजी का मतलब ये होता है कि धारा एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं बटन ऑफ। क्या कहते हैं? बटन ऑफ। जैसे हम लोग ऑफ ऑन नहीं करते हैं, ये समझो ऑफ की स्थिति है। खुली कुंजी का मतलब बटन ऑफ, समझ आया ना। तो बटन ऑफ रहता है तो धारा नहीं बहता है। ऐसे कर दिए क्या गया, बंद कुंजी। बंद कुंजी का मतलब धारा ऑन, समझ आया। तो ये सब हो गया पूरा रचना में। फिर से मैं एक चक्कर बता दें, ध्यान सुनिए। एसी एक तार होता है मैग्नीन या कांस्टेंटन का। मैग्नीन या कांस्टेंटन का इसलिए लेते हैं उसका प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। और दूसरा, इसमें तांबे की 3 पंक्ति होती है। तीनों पंक्ति को टाकों द्वारा संबंधित किया जाता है, जैसे चित्र में बताएं, ठीक है। तांबा की पंक्ति इसलिए लेते हैं क्योंकि वो विद्युत का सुचालक होता है। समझ में आया बात? अच्छा, इसमें जो है हम अज्ञात प्रतिरोध को रखते हैं। इसमें हम क्या रखते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बीच वाले जो तांबे की पंक्ति उसमें धारा मापी का संबंध करके जौकी का मतलब क्या होता है हम बताएं ना। वो तार पे इधर से उधर करके हम लोग विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। जैसे हम यहाँ पे जौकी को लगाए तो धारा मापी में ऐसे विक्षेप हो गया। अब इसको उठा के यहाँ पर लगाए, धारा मापी में ऐसे विक्षेप हो गया। तो हमें कैसा विक्षेप चाहिए,
कोई विक्षेप नहीं चाहिए, शून्य विक्षेप चाहिए। कैसा चाहिए? जिस बिंदु पर शून्य विक्षेप होगा उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब नोट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से वाली लंबाई, यहाँ से वाली लंबाई ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद इसका प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मीटर क्षेत्र का परिभाषा हो गया, ये परिपथ भी तैयार हो गया। अब हम रचना में क्या होता है, जैसे हम इसको बनाए हैं वैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए रचना लिखिए, पॉइंट में लिखिए रचना। पहला, इसमें 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। ठीक है, अब कोई पूछेगा कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार क्यों लेते हैं, तो इसका उत्तर बता सकते हो ना। वह मिश्र धातु होता है इसलिए उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसलिए उसको लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। ठीक है, चलें, कांस्टेंटन या तार को डायरेक्ट लिखो, तार को ताबे की पत्ती, तार के सिरे को ऐसे लिखना, तार के सिरे को ताबे की पत्ती द्वारा संबंधित करते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखना, चलें, बीच के ताबे की पत्ती से धारामापी व ज्ञात प्रतिरोध और अज्ञात प्रतिरोध को संबंधित किया जाता है। ज्ञात व अज्ञात, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ज्ञात व अज्ञात प्रतिरोध R व S ना से संबंधित किया जाता है, इतना नोट कर लो। चौथा पॉइंट, तार के सिरों को सेल व कुंजी से भी संबंधित किया गया है। सेल व कुंजी से भी संबंधित किया गया है। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया रचना। हाँ, थोड़ा देखिए, हम लोग सिद्धांत भूल गए हैं, तो सिद्धांत भी मैं लिख देता हूँ। सिद्धांत मीटर सेतु की सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। ठीक है, तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हमें पहले लिख देना चाहिए, P/Q बराबर R/S, समीकरण नंबर 1, इसको मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, चलो कार्यविधि। हाँ, देखिए ध्यान से, तो कार्यविधि हम चलते हैं। इस वाले प्रतिरोध को R माना गया है, इसको S माना गया, इसको R। ठीक है, अब सिद्धांत क्या था, P/Q बराबर R/S हम बताएं। ठीक, P/Q बराबर R/S। कार्यविधि क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुंजी को चालू करिए। कुंजी जैसे ही कुंजी को चालू करेंगे, यहाँ से धारा इसमें परिपथ में जाने लगेगा, सेल से धारा परिपथ में जाने लगेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो जौकी होता है,
ये जो जौकी होता है उसको हम तार पे उठा उठा के चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर लगाए तो धारा मापी में विक्षेप मान लो इधर हो गया, फिर इसको उठा के एक साइड इधर लगाते हैं, इधर हो गया, ठीक है। मान लो एक बार हम जो है यहाँ ए पे लगाए, अरे ए डैश पे लगाए तो धारा मापी में विक्षेप इस तरीके का हुआ। एक बार हम कहाँ पर लगा दिए, सी पर लगा दिए, सी डैश पे, तो धारा मापी विक्षेप इधर हो गया। तो हमारा तुरंत मेमोरी काम करेगा कि जो धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति इसके बीच में होगा। नहीं समझे क्या? एक बार लगाए तो सुई इधर गया और एक बार उधर लगाए तो इधर गया, तो हम क्या समझेंगे, जो शून्य विक्षेप की स्थिति होगी इसके बीच में होगी। तो हम लोग जो है शून्य विक्षेप की स्थिति खोजते हैं। जौकी का क्या काम है? जौकी का काम यह है कि वह तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति को नोट करे। बात समझ आया ना? जौकी का काम क्या है? तार पे शून्य विक्षेप की स्थिति नोट करे। अब शून्य विक्षेप हम बोल रहे हैं तो इससे शून्य विक्षेप से घबराओ मत। शून्य विक्षेप का मतलब होता है जो मशीन होता है धारा मापी, उसमें कि सुई एकदम खड़ी का खड़ी रहे। बात समझ में आ रहा है ना? तो मान लो कि सुई बी पे खड़ी हो गई, जब हम बी पे जौकी को छुआए तो सुई जो है एकदम खड़ी है सीधा, शून्य विक्षेप की स्थिति माने अविक्षेप। देखो शून्य विक्षेप कहते हैं इसको, अब अविक्षेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविक्षेप का मतलब कोई विक्षेप नहीं ना। हिंदी पढ़े हो ना? जैसे होता है ना स्वीकार का अस्वीकार होता है ना, तो से विक्षेप का विलोम क्या होता है? अविक्षेप या शून्य विक्षेप। समझ में आया? तो शून्य विक्षेप की स्थिति जब प्राप्त कर लेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ से वो मीटर पैमाना से ये वाला दूरी नापेंगे। अगर ये वाली दूरी L है तो पक्का है यहाँ से यहाँ तक 100 था। 1 मीटर में कितना से मिलता है? 100। 1 मीटर में कितना से मिलता है? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस L। बात समझ में आया? अच्छा, अब पूछोगे तुम लोग कि सर यहाँ पे R लिखे हैं तो प्रतिरोध हमें पता है, यहाँ पे S लिखिए लिखेंगे, ये भी इसको प्रतिरोध ज्ञात करना है, लेकिन अभी तो L हो गया। अभी यहाँ पे सूत्र में आप लिखवाए हैं अभी प्रतिरोध होना चाहिए, अभी प्रतिरोध होना चाहिए, अभी प्रतिरोध होना चाहिए और यह भी प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन प्रतिरोध हमारे पास एक जुए है तो 2 ठो आएगा कहाँ से? तो हम लोग उसमें पढ़े हैं, किसमें? चालन वाले पाठ में R बराबर हो L/A पढ़े हैं ना। जब तार की लंबाई अगर हमें पता है तो हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध निकाल के ना हम P मानेंगे। क्या मानेंगे? R तो ये है, S भी ये है, तो हम P बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे? रो L/A। रो L/A तो P हो गया हमारा। समझ आया ना? और Q कैसे निकालेंगे? रो 100 माइनस L/A, हमारा Q भी हो गया। तब देखो सारा मान हो गया P और Q, और R को पता है हमें, और यस ये वाला हो जाएगा। रख के हम यस का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आया ना? तो चलो हम लोग पहले कार्य विधि लिखते हैं, फिर सूत्र का निगमन करते हैं। ठीक, चलो कार्य विधि लिखिए। बोले कार्य विधि लिखिए। लिखिए, जैसे ही कुंजी को बंद करते हैं, देखो एक बात और सुन लो, हम लोग कहते हैं बटन बंद कर दो, तो बंद कर देते हैं तो हम लोग का बत्ती नहीं जलता है ना। लेकिन जो फिजिक्स जो पढ़ते हो ना, तो बंद का मतलब क्या होता है? वो चालू हो जाता है, वो कार्य करने लगता है। कुंजी बंद है, ये क्या है? बंद है, तो इसका मतलब धारा इसमें जा रही है। ठीक, ये गांव वाला मत समझना कि बंद बटन बंद कर दो, बटन बंद से बत्ती नहीं जलती है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही कुंजी बंद करोगे धारा चालू, और धारा यहाँ कुंजी खोल देंगे तो धारा बंद। ठीक है, तो हम लोग उल्टा बोलते हैं, हम लोग ना बाहर को नहीं बोलते, उसके अंदर का बोलते हैं। नहीं समझे क्या? चलो अब चलिए ध्यान से देखिए, जैसे ही कुंजी बंद करते हैं परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। लिखिए आगे, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है।
चले, जौकी की सहायता से तार पर शून्य विक्षेप, कोष्ठक में अविक्षेप भी लिख दिया, अविक्षेप। जौकी की सहायता से तार पर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक, समझ में आया? जैसे ही अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाता है, जैसे ही अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाता है, वैसे ही तार की लंबाई को मापकर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलो गणना देखो कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, हाँ, कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, चलो देखिए, चलो हम देखते हैं ना। चलो गणना का मतलब हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, चलो देखो ध्यान से, हमें आर का मान तो पता है, जो समीकरण 1 माने हैं उसमें आर का मान पता है। यस अज्ञात है, इसका मान नहीं पता है। हमें पी और क्यू चाहिए। क्या क्या चाहिए? पी और क्यू। तो देखिए यहाँ देखिए, माना शून्य विक्षेप की स्थिति कहाँ है बताओ? स्थिति बिंदु बी पर है। कहाँ है? बी पर है ना, बिंदु बी पर है। तो हम और माने, क्या माने? इसलिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। ठीक है, इसलिए ए बी बराबर एल। अब पूछोगे एल कहाँ से है, तो एल भी हम माने हैं। ठीक है, और बी सी बराबर हमारा क्या होगा बच्ची? 100 माइनस एल। क्या होगा? हाँ, इसको माने नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ 100 सेमी है, यहाँ से यहाँ कितना है? और यहाँ से हमें ज्ञात करना है 100 में से ये वाला एल माइनस कर देंगे तो 100 माइनस एल। बात समझ में आया? तो यह भी पता हो गया, यह भी पता हो गया। हमें पी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, तो एल सेमी लंबी तार का प्रतिरोध, एल सेमी लंबी तार का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? सूत्र है हमारे पास, P बराबर रो एल अपान ए। एल क्या है? लंबाई है, और ए क्या है? तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। ये जो ए वाला क्षेत्रफल नहीं होता है, इसको हम लोग ए कहते हैं। तो तार पतला है तो उसका ए वाला बहुत कम होगा। समझ में आया ना? हाँ, जैसे वो जो पेन लिए हो तो उसको ए वाला भाग देखोगे तो उसी को हम लोग अनुप्रस्थ काट परिच्छेद का क्षेत्रफल बोलते हैं, उसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो एल सेमी लंबी तार का प्रतिरोध क्या हो गया हमारा? P बराबर रो एल अपान ए। अब चलो 100 माइनस एल सेमी लंबी तार का प्रतिरोध क्या होगा? इसको हम लोग क्यू मानेंगे। क्या मानेंगे? हाँ, उसका प्रतिरोध क्या होगा बताओ? देखो एल सेमी लंबी का हो गया रो एल अपान ए, 100 माइनस एल सेमी लंबी का क्या होगा? रो 100 माइनस एल अपान ए। बात समझ में आया ना? देखो तार एक है ना, इसलिए उसका ए नहीं चेंज होगा। अब सोचो ध्यान से, यहाँ पे जो है इसको हम काट देंगे तो फिर सभी जगह ए बराबर होगा ना? नहीं समझे क्या? जैसे एक लंबा तार ले लीजिए, उसको बीच में से कट करिए, चाहे जितना कट करेंगे तो वो ए तो बराबर होगा ना किनारे वाला क्षेत्रफल। तो इसीलिए ए हम नहीं चेंज किए हैं। और दूसरी बात, रो क्या होता है? तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, तार का यह विशिष्ट प्रतिरोध है। एक तार के लिए, एक पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान सेम होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। समझ आया ना? जैसे कि हम इंसान है तो हमारा जो यहाँ पे खून ग्रुप बताएगा, रक्त वही यहाँ बताएगा, वही यहाँ बताएगा कि नहीं? उसी तरीके से जैसे एक पदार्थ है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध सभी जगह, मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान उसका एक होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। बात समझ आया? नहीं समझे? जैसे 1 मीटर लंबा तार है, लोहे का तार है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध हम 5 मान ले रहे हैं। तो 10 मीटर लंबा तार रहेगा,
लोहे का तो उसका भी विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा 5x होगा। बात समझ आया ना। जब दूसरा तार लेंगे तो बदल जाएगा। जैसे लोहे के स्थान पे हम चांदी ले लिए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएगा। लेकिन तुम्हारा भी चांदी है, मेरा भी चांदी है, तो हम दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा। बात समझ आया ना। तो यहाँ आप लिख लेना, एक ही पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान एक होता है, इसलिए रो को रो लिखे। और ये तो एक ही तार है यहाँ पर, तो उसका ए बराबर होगा। ये इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा, तो P हो गया, Q हो गया, और R तो R है, S तो है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से। कहाँ से? अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, P बटा Q बराबर R बटा S। P के स्थान पर लिखेंगे रो L अपान A, ठीक, बटा ए वाला बटा ए हो गया, 100 माइनस L, यहाँ रो रहेगा बटा ए बराबर R बटा S। ठीक है, मेन बटा मेरा ये है। अब 4 हो गया तो क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर, बीच वाला बीच में। ठीक, नहीं समझे क्या? यहाँ क्या करेंगे, बाहर बाहर गुणा ए गुणा रो गुणा ए गुणा रो एल ना, नीचे क्या होगा ए गुणा रो 100 माइनस एल। फिर आगे देखो क्या होगा, बराबर आर बटा एस। देखो ए से गया और रो से गया, बचा कितना, एल बटा 100 माइनस एल, सही है, बराबर आर बटा एस। तिरछा गुणा कर दो, यस का मान हमें चाहिए, किसका मान चाहिए, यस का। यस का मान कैसे निकलेगा, इसका इसमें गुणा करो, तिरछा गुणा 10 में पड़े हो गए, एस एल बराबर आर 100 माइनस एल। फिर यस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आर 100 माइनस एल अपान एल। ठीक है, हाँ, इस सूत्र की सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। अगला हेडिंग है हम लोग का मीटर क्षेत्र की सीमाएं, इसी में है, मतलब इसकी सीमा क्या है, इस मशीन को हम उपयोग करेंगे, हम कहाँ तक काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ जैसे कोई, जैसे मान लो कोई होता है खाना भोजन पकाने वाला कुकर होता है, कहीं इसमें 1 किलो पकेगा, ज़्यादा नहीं, उसकी सीमा 1 किलो हो गई ना। ऐसे मीटर क्षेत्र की क्या सीमा है उसको देखिए। तो पहला है, लिखिए, यह छोटे प्रतिरोधों के लिए, यह छोटे प्रतिरोधों के लिए लागू नहीं होता है ना, यह छोटे प्रतिरोधों के लिए लागू नहीं होता है। इसका मतलब समझे ना, अगर हमें बहुत छोटा प्रतिरोध, अगर छोटा तार है उसका प्रतिरोध निकालना है तो हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते इसके। ठीक है, मतलब किसी तार का प्रतिरोध अगर बहुत छोटा है तो हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते इस उपकरण से। ठीक, दूसरा लिखिए, दूसरा है, मीटर सेतु में अधिक देर तक धारा नहीं प्रवाहित करनी चाहिए। मीटर क्षेत्र में अधिक देर तक धारा नहीं प्रवाहित करनी चाहिए। अब कोई पूछेगा क्यों, उसका आंसर है, जैसे तार में धारा अधिक देर तक प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। तो गर्म करने से क्या होता है, गर्म करने से प्रतिरोध बदल जाता है। क्यों बदलता है, जो प्रतिरोध का सूत्र होता है R/ml/N E² होता है ना। जब वो गर्म होगा तो श्रांति काल घट जाएगा, श्रांति काल घट जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। श्रांति काल क्या होता है, टक्कर में लिया गया समय। जैसे यहाँ समय दीवार में 1 सेकेंड में लड़ रहा हो, जब मतलब ताप बढ़ जाएगा तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, तो उसको श्रांति काल कहते हैं। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो श्रांति काल घट जाएगा और प्रतिरोध हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो जो हमारा शून्य विक्षेप की स्थिति है वो दूसरे जगह बताएगा, तो हमारा जो उत्तर आएगा उसमें वो त्रुटि होगा। क्या होगा, नहीं समझे क्या, मिला जुला के सीधी सी बात।
अधिक देर तक धारा प्रवाहित करेंगे तो जो हमारा प्रतिरोध प्राप्त होगा उसमें त्रुटि होगी ना। समझ आया ना, इतना याद करो। अब बीच में सारा बात कैसे क्या याद, जैसे आप गर्म कर रहे हैं, हमारा उत्तर क्या मिल रहा है, मतलब जो प्रतिरोध हम ज्ञात कर रहे हैं उसमें त्रुटि आ रही है। तो त्रुटि क्यों हो रही है, बीच का मैं बात बता दे रहा हूँ। गर्म करेंगे तो टाउ बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा, अब टाउ बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, समझा। जब आर बढ़ेगा, आर मान प्रतिरोध बढ़ेगा, तो हमारा त्रुटि जो है, त्रुटि की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखिए, देखिए गर्म होगा तो क्या होगा, धारा अधिक देर तक प्रवाहित करें तो गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा, एक श्रांति काल घटेगा, ताप बढ़ेगा, लेकिन श्रांति काल घटेगा, श्रांति काल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो त्रुटि हमारा ज़्यादा आएगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिखिए, अधिक सुग्राही, अधिक सुग्राही मीटर सेतु बनाने के लिए, अधिक सुग्राही मीटर सेतु बनाने के लिए आर का मान ऐसा चयन करें, आर का मान ऐसा चयन करें, ऐसा चयन करें कि शून्य विक्षेप की स्थिति मध्य बिंदु पर प्राप्त हो, शून्य विक्षेप की स्थिति मध्य बिंदु पर प्राप्त हो। तो मीटर सेतु में संभावित त्रुटियां एवं निराकरण, पहला पॉइंट देखो, जौखी को पहली बात, पहला पॉइंट हो, तार एक समान परिच्छेद वाला हो, तार एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला हो ना। ठीक, अगर तार एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का नहीं होगा तो क्या होगा बताओ ध्यान से। जैसे कि यहाँ पतला, यहाँ पर ऐसे मोटा पतला ऐसे तार है, ऐसे अब हम इस प्रकार का तार ले लिए कोई, तो क्या होगा, जब तार का मोटाई भिन्न भिन्न जगह पर अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न होगा, तो हमारा प्रतिरोध भी क्या होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। नहीं समझे क्या, जैसे तार हम मोटा पतला करके लेंगे तो हमारा यहाँ का प्रतिरोध दूसरा, यहाँ का प्रतिरोध दूसरा, यहाँ का प्रतिरोध दूसरा होगा, तो हमारा वो सही उत्तर नहीं आएगा। जो हम अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं तो क्या आएगा, उसमें भी ढेर सारा त्रुटि आएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, तार एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला हो। कोई पूछेगा अगर नहीं हुआ तो इसका जवाब है कि अगर यह अलग अलग क्षेत्रफल वाला होगा तो उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न बिंदुओं को भिन्न भिन्न होगा, तो जो हम वो निकालते हैं अज्ञात प्रतिरोध का मान, उसमें त्रुटि आएगा। बात समझ आया ना। हाँ, तो ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, तार जौकी को तार पर घिसकर नहीं चलाना चाहिए। जौकी को तार पर घिसकर नहीं चलाना चाहिए। कैसे चलाना चाहिए, ध्यान दीजिए। जैसे तार है ना, ये मेरा जौकी है, क्या है, हाँ, यहाँ चेक करना तो ऐसे चेक करो, फिर यहाँ चेक करना तो उठा के ऐसे चेक करो। बात समझा, यहाँ चेक करना ऐसे करो, ऐसे मत चेक करो। ठीक है, उठा उठा के चेक करना है ऐसे। क्यों, इसका भी कारण सुनो। जैसे हम जब इस पर घिसेंगे ना तो तार मोटा पतला हो जाएगा, तो तार मोटा पतला हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। जब उसका प्रतिरोध बदल जाएगा तब जिसका प्रतिरोध निकालते हैं उसमें त्रुटि होगी। क्या होगी, हाँ, बात समझ में आ रहा है नहीं। जैसे कि हमें देखिए क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना था यश का। यश के सूत्र में क्या क्या है बताओ। यश बराबर अभी हम निकाले थे
तो क्या आया था 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर। जब आर बदल जाएगा, एल जो है शून्य विक्षेप की स्थिति अलग अलग आएगा, तो हमारा उत्तर अलग अलग नहीं आएगा। तो अगर अच्छा आपको तार का अच्छी तरीके से प्रतिरोध निकालना है तो जॉकी को हमें ऐसे करके चलाना है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे घीस कर नहीं। घिसने से क्या होगा, ये मोटा पतला हो जाएगा। जब मोटा पतला हो जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बदल जाएगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ, चलिए तीसरा पॉइंट देखिए ध्यान से। गणना करते समय ताबे व टाके, माने ताबा भी था उसमें टाका लगा था कि नहीं समझे क्या? जैसे यह लगा कि ताबे पत्ती थी, यहाँ टाका लगाकर प्रतिरोध ऐसे जोड़ा गया था ना। तो टाका यहाँ पे जो भी धातु होगा, ये ताबा भी धातु है ना। तो इसका प्रतिरोध हम लोग नहीं लिए हैं गणना में, लिए हैं नहीं लिए हैं। हम किसका लिए, तार का लिए हैं, आर का लिए हैं, यस का लिए हैं। इसका लिए हैं तार का, और फिर आर का, फिर यस का। हम तो इसको छोड़ दिए नहीं, अभी तो धातु है। तो गणना करते समय ताबे व टाके के प्रतिरोधों को सम्मिलित नहीं किया गया है, सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। इसके लिए नहीं, इस त्रुटि को अलग से संतुलित किया जाता है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, इस त्रुटि को अलग से संतुलित किया जाता है। इसका मतलब क्या था, ध्यान सुनो। जैसे हम लोग इसका प्रतिरोध अलग से निकालते हैं, जो हमारा जैसे कि हम जो लेंथ निकाल लेते हैं ना, जैसे ये हो गया ए बी, इधर सी था, तो हम क्या निकाल लेते, ए बी और बी सी। ए एल था कितना था, 100 माइनस एल था ना। तो हम लोग इसका मान रखते समय ना, पहले जो हम तो मान रख दिए थे, हम लोग का आंसर आ गया था। लेकिन आपको और सही आंसर प्राप्त करना है तो इसका प्रतिरोध, इसके प्रतिरोध की गणना करनी है। क्या करनी है, और उस प्रतिरोध को इनमें बांट दीजिए। बांटने के बाद मान रखिए, माने इस त्रुटि का निराकरण ऐसे होता है। लेकिन फिलहाल इसको जाने दीजिए, ये सब प्रयोग करोगे तो वहाँ पे बात होगी ना। जब हम लोग प्रयोग करके किसी तार का प्रतिरोध निकालेंगे तो वहाँ पे करना है, क्या करना है, इसका प्रतिरोध निकालेंगे, उसका प्रतिरोध निकालेंगे, ए बी और बी सी में जोड़ के तब सूत्र में रखते हैं। तो हम तो रखे नहीं है यहाँ पर, जो डायरेक्ट है उसको लिखे हैं, उतना ही जानो, ठीक है। लेकिन कोई पूछेगा इसका प्रतिरोध कहाँ होता है, तो इसमें होता है इसका प्रतिरोध हम ए बी और बी सी में बांट कर तब लिखते हैं, ठीक। तो चलिए आज जो है हम लोग मीटर सेतु पढ़े हैं। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। यह किस प्रकार का मशीन है, यह किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने वाला मशीन है। समझ में आया ना। और मीटर सेतु में क्या क्या होता है हम बताए हैं। मीटर सेतु में कांस्टेंटन का तार क्यों लेते हैं ये भी बताए हैं। सारा चीज़ जो हो गया है, अब हम अगली बार अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक।